इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजट 2024 जो कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया है उसकी कुछ की हाइलाइट्स पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर दोस्तों रखने वाला हूं। तो वीडियो के बाद आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये जो बजट पेश किया गया है वो कैसा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ख़राब लगा है, या फिर कुछ फ़ायदा आपको हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखें, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। बट जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता था 2023-24 में, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि अभी मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा, तो उसके लिए अब आपके ऊपर ये वाला टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने की वजह से दोस्तों आपको 17,500 रुपीज़ की टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो वो क्यों हो जाएगी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले आपका जो टैक्स स्लैब था 3 लाख तक कोई चेंज नहीं किया गया। जो 3 to 6 लाख था आपका 5% टैक्स था, बट अब इस लिमिट को बढ़ाकर 3 to 7 लाख कर दिया गया है। टैक्स रेट जो है वो सेम है। वहीं 6 to 9 लाख आपका 10 था, अब यहाँ पर इसको 7 to 10 कर दिया गया है। सिमिलरली 9 to 12 को अब 10 to 12 कर दिया गया है। तो इन 3 एरियाज़ में जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। इसकी वजह से आपको जो है टैक्स की सेविंग होने वाली है अप टू ₹17,500। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरीके का चेंज नहीं है, केवल न्यू टैक्स में ये चेंज किया गया है। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो एक सैलरीड और पेंशनर को मिलती है। अब इसको जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपीज़ कर दिया गया है। बट ये भी चेंज देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया गया है। वही आपको 50,000 की डिडक्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी मिल रही थी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी मिलेगी। तो कोई चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। तो देखिए, जो चेंज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा केवल वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का फोकस है वो न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर ही है। गवर्नमेंट जो है न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहती है और चाहती है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो एसएससीज़ हैं, टैक्स पेयर हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करें। तो इसलिए ज़्यादा जो बेनिफिट दिए गए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही दिए गए हैं। इसी तरीके से आपको फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती थी, वो आपको 15,000 की डिडक्शन मिलती थी, उसको बढ़ाकर भी देखिए 25,000 कर दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं ये भी आपके लिए फेवरेबल चेंज है। ये ऊपर जो फेवरेबल चेंज था 75,000 की डिडक्शन आपको मिली है, वो भी आप बोल सकते हैं आपके लिए फेवरेबल चेंज है, पॉजिटिव है। वहीं कैपिटल गेन टैक्सेस में दोस्तों बहुत बड़े बड़े चेंज किए गए हैं। अभी तो मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बता रहा हूँ, डिटेल में आपको ये जो कैपिटल गेन टैक्सेस वगैरह किए गए हैं इनका मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस करूँगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, सेक्शन 111A के अंदर अगर आप कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, जो कि कवर किया जाता है सेक्शन 111A के द्वारा, तो अभी तक आपके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 15% का टैक्स लगता था। बट अब इस टैक्स को बजट के अंदर बढ़ा दिया गया है, जो कि 20% कर दिया गया। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं रहेगा, ये आपके लिए जो है अनफेवरेबल है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि कवर किया जाता है सेक्शन 112A के द्वारा, यहाँ पर भी अगर आप कोई लिस्टेड इक्विटी सेल करते हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं, यहाँ पर भी टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है। देखिए, टैक्स रेट जो आपको 10% लगता था, अब ये जो टैक्स रेट है वो 12.5% लगेगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी 2.5% से आपका टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। बट यहाँ पर एक चेंज और कर दिया गया है जो कि आपका इसी पॉइंट से रिलेटेड है। अब क्या होता था, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता था इक्विटी शेयर सेल करने पर या म्यूचुअल फंड सेल करने पर, तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल जाती थी 1 लाख रुपीज़ की। अब इस एग्जम्पशन को बढ़ाकर जो है 1.25 लाख रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी तक जो आपको प्रॉफिट होता था, सपोज करें 2 लाख प्रॉफिट, उसमें से 1 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाती थी और जो बचा हुआ 1 लाख रुपीज़ था उसके ऊपर आप जो है 10% टैक्स पे कर देते थे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अब क्या होगा, ये जो 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होगा इसमें से 1.25 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी और जो बैलेंस आपका अमाउंट बचेगा 75,000 रुपीज़, उसके ऊपर आपको 12.5% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो दोनों आपस में दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये दोनों जो है एग्जम्पशन और टैक्स का जो है इम्पैक्ट इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी आप बोल सकते हैं फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर आपका जो प्रॉफिट है वो कम रहेगा तो आपके लिए फेवरेबल है, बट आपका जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो आप बोल सकते हैं ये जो चेंजेस किए गए हैं ये भी आपके लिए अनफेवरेबल हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चेंज इन पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो होल्डिंग पीरियड में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। देखिए, जब आप गोल्ड बॉन्ड या डिबेंचर्स को सेल करते थे तो वहाँ पर जो
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया जाता था उसके लिए 36 मंथ का पीरियड देखा जाता था। मीन्स आप बोल सकते हैं 3 ईयर्स का पीरियड देखा जाता था। 3 साल से पहले अगर सेल कर देते थे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था, 3 साल के बाद अगर सेल करते थे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। बट अब इस पीरियड को रिड्यूस करके 24 मंथ कर दिया गया है। मीन्स अब आप जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बॉन्ड और डिबेंचर्स के अंदर 24 मंथ्स का पीरियड जो है चेक करेंगे, या आप बोल सकते हैं 2 ईयर्स का पीरियड चेक करेंगे। इसी तरीके से कुछ और चेंजेस देख लेते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा चेंज इन इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज ये किया गया है सेक्शन 112 के अंदर। अब यहाँ पर जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसको अब रिमूव कर दिया गया है सेक्शन 112 के अंदर। सेक्शन 112 के अंदर का एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे तो प्रॉपर्टी सेल करने पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। सपोज़ करें आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की 50 लाख रुपीज़ की। अब आप सपोज़ करें वो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की थी 2010 के अंदर, तो 2010 के अंदर उसकी वैल्यू जो थी वो सपोज़ करें 20 लाख की आपने परचेज़ की थी। तो जब आप 2024 में उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू पे इंडेक्स लग जाता था। मीन्स महंगाई का बेनिफिट आपको दे दिया जाता था। सपोज ये 20 लाख की अगर आपने परचेज़ की थी ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये वैल्यू बढ़कर 30 लाख रुपीज़ हो जाती थी। तो अभी इंडेक्स जो है मैं प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सपोज इसकी 30,000 की वैल्यू हो जाती थी, तो ये जो आपकी बेसिक ओरिजिनल कॉस्ट थी ये बढ़ जाती थी। इसी को हम जो है इंडेक्सेशन बोलते थे। अब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर होता था 20 लाख रुपीज़, उसके ऊपर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 20% टैक्स पे कर देते थे। अब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट रिमूव किया है, अब उसके लिए जो है ये टैक्स जो रेट है वो कम कर दिया गया है 12.5%। तो आपको अर्लियर जो टैक्स लगता है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि 20% टैक्स पे करना पड़ता था, अब उस टैक्स को रिड्यूस करके जो है 12.5% कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की कोशिश है उसने रैशनलाइज करने की कोशिश की है इस चीज़ को, क्योंकि एक तरफ उसने अगर इंडेक्स के बेनिफिट को रिमूव किया है तो कहीं ना कहीं जो टैक्स रेट लगता था 20% का उसको भी रिड्यूस कर दिया है और उसको 12.5% अब कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर सेक्शन 112 के अंदर। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर भी चेंज किए गए हैं। तो देखिए, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, पहले वो 0.0625 लगता था, अब वो आपका 0.10 लगेगा। तो ये भी आपके लिए अनफेवरेबल आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शंस के अंदर भी जो एसटीटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इसको बढ़ाकर 0.125 से बढ़ाकर 0.02 कर दिया गया। तो ये भी आप बोल सकते हैं आपके लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि अब ज़्यादा एसटीटी आपको पे करना पड़ेगा। वहीं एक चेंज किया गया है बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर। अब बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में जो भी रिसिपिएंट होगा उसके हाथ में दोस्तों अब ये टैक्सेबल हो जाएगा, पहले ये टैक्सेबल नहीं होता था। तो ये भी आप बोल सकते हैं एक अनफेवरेबल चेंज किया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों आपको ये बजट कैसा लगा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आया है, कहाँ पर आपको नुकसान नज़र आया है। वहीं अगर मैं एनपीएस की बात करूँ तो एनपीएस को लेकर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन है वो जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर पब्लिक सेक्टर हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को अब बढ़ा दिया गया है। तो अब देखिए क्या किया गया है, जो भी एम्प्लॉयर हैं प्राइवेट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के, अब उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया गया है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में जो है एम्प्लॉई अपना जो है आईटीआर वगैरह जो है फाइल करेगा। तो यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए दोस्तों ये 14% ही है, बट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए ये 10% था। तो इस बजट के अंदर इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस कंट्रीब्यूशन को भी 14% कर दिया गया है। इसका पर्पस यही है गवर्नमेंट का कि जो हेल्दी रिटायरमेंट एनपीएस कॉर्पस जो है एक एम्प्लॉय के लिए जो है बन जाए। तो यही पर्पस है इसका भी। तो आप बोल सकते हैं 80 CCD 2 के अंदर अब जो बेनिफिट मिलता था एम्प्लॉई को 10% का, वो 14% का बेनिफिट मिल जाएगा और उसके लिए कुछ कॉर्पस जो है वो बन जाएगा उसकी रिटायरमेंट के लिए। इसी तरीके से इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई के द्वारा भी किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ द डिडक्शन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 14% न्यू टैक्स रिजीम। तो ये जो चेंज है दोस्तों ये केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही है, ओल्ड टैक्स में ये चेंज नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम जो चेंजेस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो केवल न्यू टैक्स रिजीम को लेकर ही किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस है कि आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रिजीम को ही जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वहीं टीडीएस रेट की अगर मैं चेंज की बात करूं तो बहुत सारे सेक्शन के अंदर टीडीएस के जो रेट्स हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप, जो टीडीएस पहले आपका 5% लगता था अब उसको घटाकर 2% कर दिया गया है इन सेक्शंस के अंदर। इसमें मैक्सिमम जो सेक्शंस होते हैं वो आपके कमीशन या ब्रोकरेज के सेक्शन है, ये आपका रेंट का सेक्शन है, ये आपका जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का सेक्शन है। तो इस तरीके से देखिए जो भी यहाँ पर टीडीएस के सेक्शन थे वहाँ
पर इनको रिड्यूस कर दिया गया है TDS रेट को। अब आपका जो है इफेक्टिव हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से 5% की जगह 2% TDS जो है डिडक्ट किया जाएगा। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी बात ये है कि जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं TDS और TCS का अंडर सेक्शन 192। अब आपको इस तरीके से समझे, सपोज़ करें आपका कहीं पर TDS की डिडक्शन हो गई है या TCS की डिडक्शन हो गई है, और अगर आप अपने एम्प्लॉयर को वहाँ से कोई फॉर्म 16 या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो अब सैलरी का जब TDS काटा जाएगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वहाँ पर उस TCS को भी वो जो है वो कवर कर लेगा। आप इस तरीके से समझे, सपोज़ आप एक कार परचेज़ करते हैं और कार की वैल्यू अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर आपसे TCS रिकवर किया जाता है कार डीलर के द्वारा। तो अब अगर वो TCS का सर्टिफिकेट आप अपने एम्प्लॉयर को दे देंगे, तो आपका एम्प्लॉयर जब आपकी TDS की डिडक्शन करेगा तो उस TCS को कंसिडर करते हुए ही करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो TDS कटना होगा, सपोज़ करें 1 लाख रुपए का आपका TDS कटना था, 10,000 का आपने TCS सर्टिफिकेट दे दिया, तो अब आपका एम्प्लॉयर आपका जो TDS है वो 1 लाख रुपीज़ डिडक्ट नहीं करेगा, केवल 90,000 ही डिडक्ट करेगा, क्योंकि वो जो TCS 10,000 का कटा है वो उसको कंसिडर कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम चेंज जो है किया गया है। तो अगर आपका भी इस तरीके से कुछ रिडक्शन होता है तो आप अपने एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें, ताकि आपकी TDS की रिडक्शन जो है वो कम हो। वहीं अगर मैं बढ़ूँ तो देखिए टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी, तो देखिए फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर अभी जो टैक्स रेट लगाया जाता था वो 40% का टैक्स लगाया जाता था। अब इस टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये जो टैक्स लगाया जाएगा वो 35% टैक्स लगाया जाएगा, अदर देन डैट चार्जेबल एट स्पेशल रेट। तो स्पेशल रेट के अलावा कुछ ये जो रेट हैं वो चेंज कर दिए गए हैं फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी। तो ये कुछ हाईलाइट थी दोस्तों बजट 2024 की। इसके अलावा मैं कुछ डिटेल में एनालिसिस भी करूंगा जो ये कैपिटल गेन के अंदर चेंजेस किए गए हैं, कि ये कैपिटल गेन के चेंजेस किस किस सिचुएशन में आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, कब आपके लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।